नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन, जिसको लेटेस्ट एडिशन कहा जाना चाहिए, फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस हैं और इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल को भी लिंक किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल से। इस टेलीग्राम चैनल पर भी हम जो यहाँ डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में डालते जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की ये तीसरी वीडियो है। 41 से 50 तक के सेंटेंस, जो कि इस एडिशन के हिसाब से 41 से 50 तक के सेंटेंस है, हम इस वीडियो में करेंगे। ये देखिए आपके सामने 41वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन के नीचे हमने उस एग्जाम का नाम डेट के साथ डाला हुआ है। तो अगर आप इनको, ये क्वेश्चंस अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली बुक में ढूंढने हैं, तो आप इस एग्जाम के नाम और इस डेट के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 10+2 Tier 1 CBE एग्जाम शिफ्ट 3rd 19/3/2018 को आया हुआ है। इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन में भी सभी क्वेश्चंस के नीचे आपको इसी तरह से जो है एग्जाम का नाम लिखा हुआ मिलेगा, ये इस टाइप से। तो आप इस डेट और इस एग्जाम के नाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। 41वें क्वेश्चन पर हम चल लेते हैं। ये आपका 41 है। सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर किस ब्लैंक में कौन से वाले वर्ड को, कौन से वाली फ्रेज को रखा जाना चाहिए। द क्लोजर ब्लैंक दिया हुआ है, द वर्कर्स एडवर्सली। देखिए जो क्लोजर है एक नाउन की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। ये हो गया हमारा नाउन, और इसकी पहचान ये है कि इससे पहले आर्टिकल लगा है। ये लगी हुई है एक नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज निश्चित तौर पर ही यहाँ पर सब्जेक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर स्कोप है नहीं। क्लोजर का मतलब होता है एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग समथिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोजर का मीनिंग, एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग समथिंग। किसी चीज को भी अगर आप क्लोज कर रहे हो तो उस एक्ट को, उस क्लोजिंग एक्ट को क्लोजर कहा जा सकता है, क्लोजिंग समथिंग। तो ये हो गया हमारा द क्लोजर यहाँ पर सब्जेक्ट। इसके बाद आनी चाहिए थी वर्ब, और वर्ब भी हमारी ट्रांजिटिव नेचर की होगी, क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर एडवर्सली लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया गया है इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए। तो कौन सी वाली वर्ब यहाँ पर आनी चाहिए? एक्सपेक्टेड, इफेक्टेड, एक्सेप्टेड, अफेक्टेड। इन चारों वर्ब के मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। मैं फटाफट इनके मीनिंग बता देता हूँ। पहली वर्ब है आपकी एक्सपेक्ट। देखिए एक्सपेक्ट का मतलब होता है, ये एक वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव भी हो सकती है किसी फंक्शन में। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है। मोस्टली ज़्यादातर वर्ब्स इसी नेचर की होती है, जो मीनिंग के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो जाती हैं। ऐसी वर्ब्स को मैं एम्बी ट्रांजिटिव कहता हूँ। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है टू थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन। समथिंग विल हैपन, कि कुछ होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करना, ऐसा थिंक करना है, ऐसा बिलीव करना। इसके अलावा कौन सी वर्ब है हमारी? इफेक्टेड। इफेक्टेड के मीनिंग को देख लेते हैं। इफेक्ट, देखिए जो इफेक्ट है ना, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इफेक्ट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है इम्पैक्ट या रिजल्ट या इन्फ्लुएंस। ठीक है, इफेक्ट का मतलब हो गया इम्पैक्ट ऑन समथिंग, ऑन समथिंग और समवन, या द रिजल्ट। किसी रिजल्ट को इफेक्ट कह सकते हैं आप, या किसी इन्फ्लुएंस को, किसी चीज का किसी चीज पर इन्फ्लुएंस पड़ा, ऑन समवन और समथिंग। किसी चीज पर जो इन्फ्लुएंस पड़ा उसको आप क्या कह सकते हैं? इफेक्ट कह सकते हैं, जब ये नाउन होता है। जब ये वर्ब होता है इफेक्ट, तो इफेक्ट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। किसी चीज को कॉज करना, किसी कोई एक्शन हुआ तो उसको कॉज करना, ठीक है, उसको करवाना। इफेक्ट का मतलब टू कॉज समथिंग, किसी चीज का होना, किसी प्रोसेस का, किसी एक्टिविटी का होना, कॉज करना। टू कॉज समथिंग टू हैपन। फिर है एक्सेप्टेड।
एक्सेप्टेड का मीनिंग तो आपको पता ही है, अफेक्टेड का मीनिंग देख लेते हैं। आसान आसान वर्ब्स है, हो सकता है सभी के मीनिंग आपको पता हो, फिर भी मैं बताकर चलता हूं, कोई स्टूडेंट नया हो सकता है। अफेक्ट का मतलब होता है टू cause a change in something, to cause a change in something, ठीक है, या to have an influence on someone or something, ठीक है, किसी चीज पर या किसी पर्सन पर कोई इन्फ्लुएंस रखना या इन्फ्लुएंस करना या कोई चेंज, किसी चेंज को कोस करना। तो यहाँ पर आप इन चारों वर्ब के एक बार अगर मीनिंग देख लें, ये मीनिंग अगर आप देख रहे हैं, एक बार मैं आपको दोबारा स्लाइड दिखा देता हूँ। एक्सपेक्ट का मतलब है टू थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन। तो ऐसा तो है नहीं कि क्लोजर ने एक्सपेक्ट किया वर्कर्स को, या इफेक्ट किया, कोज कर दिया वर्कर्स को, या एक्सेप्ट कर लिया क्लोजर ने अफेक्ट किया, उन पर कोई इन्फ्लुएंस डाला, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था अफेक्टेड, मीनिंगफुल वर्ब होगी, मीनिंगफुल ऑप्शन होगा आपका फोर्थ। यहाँ पर क्लोजर ने वर्कर्स पर एक अफेक्ट डाला, एक प्रभाव डाला, एक जो है इन्फ्लुएंस डाला, ये उनमें एक चेंज लेकर आया वो। और वो चेंज क्या था? वो एडवर्स चेंज था। एडवर्सली उसके लिए क्या लगाई गई है? एडवर्ब मैनर लगाई गई है अफेक्ट के लिए। हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब मैनर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये हो गया आपका 41। आसान था सेंटेंस, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी भी सही है तो आप कर लोगे। 42 क्या लिखा हुआ है? एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, स्पीडी एंड जुडिशियल सिस्टम इज द वेरी एसेंस ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले लिखा हुआ है आपके सामने आर्टिकल, जो कि किसी नाउन के लिए लगाया गया होगा। कहाँ है वो नाउन? ये रहा नाउन सिस्टम। उससे पहले जो सारे के सारे लिखे हैं एडजेक्टिव लिखे हैं। इंडिपेंडेंट भी एक एडजेक्टिव है, इम्पार्शियल भी एडजेक्टिव है, स्पीडी भी एडजेक्टिव है, और एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। तो चूंकि एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव ही आएगा कोई, और ये एक दूसरा एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, देखो एक नाउन से पहले कितने भी एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, उनको लिखने का जो ऑर्डर है वो लॉजिकल होना चाहिए। मैं यहां पर लिख सकता हूं गर्ल, फिर मैंने लिखा पुअर गर्ल। अगर मैं यहां पर लिख दूं रिच पुअर गर्ल, तो रिच और पुअर दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में हो गए, गलत हो गया, लॉजिकल नहीं है। अगर मैं यहां पर लिखूं गर्ल, फिर यहां पर लिखा मैंने पुअर, फिर यहां पर लिखा मैंने ब्यूटीफुल, अब ये सही है। गर्ल हो गया नाउन, ये एडजेक्टिव हो गया, ये दूसरा एडजेक्टिव होगा। अब ब्यूटीफुल पुअर गर्ल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजेक्टिव जो है लॉजिकल होने चाहिए, मैनरेबल होने चाहिए। अब हम यहां पर देखेंगे तो ये तो नाउन आ गया, इसके लिए एडजेक्टिव लग गया जुडिशियल। एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है इसके पहले वाले एडजेक्टिव को। एक्चुअली में ये वाला जो एडजेक्टिव था ये इसके लिए लग गया, लेकिन अगर हम ब्यूटीफुल के साथ कुछ और एडजेक्टिव जोड़ना चाहते हैं तो हम कंजंक्शन यहाँ पर लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे, ना कि इस वाले को। इस एडजेक्टिव को इन एडजेक्टिव की कैटेगरी से अलग रखा गया है। कहने की बात ये है, इंडिपेंडेंट एक एडजेक्टिव लग गया, दूसरा लग गया इम्पार्शियल, तीसरा लग गया स्पीडी, एंड इफिशिएंट आना चाहिए, एडजेसेंट आना चाहिए, वॉयलेंट आना चाहिए, प्रेजेंट। क्या वॉयलेंट जुडिशियल सिस्टम का कोई तुक है, कोई लॉजिकल है? ये तो मीनिंगफुल ही नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है। प्रेजेंट भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है। एडजेसेंट के बारे में बता दूं, एडजेसेंट भी एडजेक्टिव ही होता है, और इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, या वेरी नियर, या टचिंग। देखिए मैंने आपके लिए इमेज लगाई है, जो आपको पता चलेगा कि एडजेसेंट लोकेशन या एडजेसेंट एडजेक्टिव कहाँ यूज कर सकते हैं आप। ये जो दो गोट है, ये जो दो एनिमल है, एक दूसरे के एडजेसेंट खड़े हुए हैं। अगर आप इधर से देखोगे तो ये वाली गोट इसके एडजेसेंट है, अगर आप इधर से देखोगे तो ये वाली गोट इसके एडजेसेंट है। ये दोनों एनिमल एडजेसेंट खड़े हुए हैं, इनकी जो पोजीशन है वो एडजेसेंट पोजीशन कही जा सकती है, एक दूसरे को टच करते हुए नेक्स्ट टू खड़े हैं। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर।
तो एडजेसेंट का भी कोई मीनिंग नहीं था, यहाँ पर आना चाहिए एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है वर्किंग और ऑपरेटिंग इन ए क्विक एंड इफेक्टिव मैनर। क्विक और इफेक्टिव मैनर में अगर कोई काम करता है तो उसको कह सकते हैं एफिशिएंट मैनर। वर्किंग और ऑपरेटिंग इन क्विकली एंड इफेक्टिवली। तो यहां पर आ जाना चाहिए था एफिशिएंट। ये पहले वाले एडजेक्टिव है, ये जो पहले वाला एडजेक्टिव है उसी में उसी को एक फ्रेज बना दिया गया है। एक सिंगल एडजेक्टिव ना लिखकर बहुत सारे एडजेक्टिव लिखे गए हैं कोमा और एंड कंजंक्शन से जोड़कर, और दूसरा एडजेक्टिव आ गया ये बताने के लिए कि हम किस कैटेगरी के सिस्टम की बात कर रहे हैं। पब्लिक सिस्टम है, न्यूज सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारी सोशल लाइफ में। हम जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम यहाँ पर नाउन हो गया, जुडिशियल उसके लिए एडजेक्टिव, और पहले वाले एडजेक्टिव को एक फ्रेज बना दिया गया उसमें और दूसरे एडजेक्टिव जोड़कर, ऐड कर कोमा लगाकर और लास्ट वाले के साथ एंड लिख दिया। इज यहाँ पर क्या हो गया, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडवर्ब मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बनते, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है कॉम्प्लीमेंट बन जाती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या बना हुआ है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है एसेंस, और एसेंस एक नाउन है। द एक आर्टिकल लगा हुआ है उस एसेंस के लिए, ये बताने के लिए कि एक किसी स्पेसिफिक एसेंस की बात हो रही है। देखिए एसेंस का मतलब होता है, एसेंस एक नाउन है और एसेंस का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। सिविलाइजेशन एक नाउन हो गया जो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑफ सिविलाइजेशन ने इसे वैसे ही स्पेसिफिक कर दिया, इसलिए हमने द आर्टिकल लगा दिया। अच्छा, वेरी के बारे में आपने सुना होगा कि वेरी एडवर्ब है। अब चूंकि वेरी एडवर्ब है तो फिर ये नाउन से पहले क्यों कर रहा है? एक्चुअली वेरी यहाँ एडवर्ब है ही नहीं, चूंकि नाउन से पहले आ रहा है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब वेरी निश्चित तौर पर ही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वेरी को आपने 95% सिचुएशंस में, 95% सेंटेंसेस में, 98 भी हो सकता है, आपने वेरी को एडवर्ब की तरफ पढ़ा होगा। एडवर्ब के फंक्शन में ही वेरी को यूज किया होगा। लेकिन वेरी एडजेक्टिव भी हो सकता है, और वेरी जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट या पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक। हम किसी स्पेसिफिक या एग्जैक्ट या किसी पर्टिकुलर एसेंस की बात कर रहे हैं, और वो एसेंस किसका है, सिविलाइजेशन से रिलेट कर रहा है, इसलिए हमने द आर्टिकल भी लगा दिया। तो 42 का हो जाना चाहिए था हमारा 1। 43 में चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही विल पे फॉर हिज फुलिशनेस। ही यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि निश्चित तौर पर इससे ही सब्जेक्ट होगा। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसके साथ आती है वर्ब की बेसिक फॉर्म, ठीक है। वर्ब की बेस फॉर्म हम मोडाल के साथ, विल और शैल के साथ लगाते हैं। बेस फॉर्म से मतलब वो फॉर्म जिस फॉर्म में कोई वर्ड पाया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगी हुई है पे। अब देखिए पे का मतलब होता है टू गिव मनी टू समवन फॉर सम सर्विस और सम प्रोडक्ट। आपने किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदा या आपने किसी को से कोई सर्विस ली, उसके बदले में उसको मनी देना, ठीक है, या कोई और जो आपने तय किया हो वो चीज देना, तो वो आपने पे कर दिया। लेकिन पे का एक मतलब और हो जाता है जो मीनिंग यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में यूजफुल है। पे का मतलब हो जाता है टू सफर अ मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल सिचुएशन। टू सफर अ मिसफॉर्च्यून एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, या टू सफर फॉर एन एक्शन। टू सफर फॉर एन एक्शन, आपने कुछ कर दिया, आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं ही विल पे या यू विल पे। यू विल पे फॉर दैट एक्शन। तो यहाँ पर वही फॉर प्रीपोजिशन लिखी हुई है। उसने कोई फुलिशनेस कर दी, कोई फुलिशनेस उसने मूर्खतापूर्ण काम कर दिया, उसके लिए उसको सफर करना पड़ रहा है। फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हिज फुलिशनेस। फुलिशनेस यहाँ पर नाउन हो गया, हिज यहाँ पर डिटर्मिनर हो गया। अब यहाँ पर डियरली आना चाहिए, डियर आना चाहिए, डियर आना चाहिए,
या डियरेस्ट आना चाहिए। देखो ये जो डियर है ये तो एक नाउन है, ये तो एक एनिमल होता है। इस एनिमल का फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है डियर, ठीक है। आप तो जब जानते हैं कैसा दिखता है डियर, तो ये तो हटा ही दो। नाउन की तो यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं, ना तो कंटेक्स्ट में, ना तो सिंटैक्टिकली सही होगा, ना सिमेंटिकली सही होगा। इस डियर की बात करें तो ये वाला जो डियर है ये एडजेक्टिव है। हम इसको लिखते हैं ना डियर फादर, फादर नाउन हो गया, डियर इसके लिए एडजेक्टिव हो गया एक तरीके से। तो ये भी यहाँ नहीं आएगा। कोई इससे पहले कोई यहाँ पर देखिए कोई नाउन तो लिखा नहीं है जो उससे पहले कोई एडजेक्टिव लगाया जा सके इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। एक्चुअली में यहाँ आना है एक एडवर्ब ऑफ मैनर, एक एडवर्ब मैनर यहाँ लिखा जाना है जो इस वर्ब का मैनर बता सके। कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है उसका मैनर बताने के लिए हम एडवर्ब मैनर लगाते हैं, तो वो एडवर्ब मैनर उस वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होती तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता, फिर एडवर्ब मैनर लिखा जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर पे को इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है तो ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, सीधा एडवर्ब मैनर आ जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर एडवर्ब मैनर क्या हो सकता है, डियरली। यहाँ पर डियरली जो एडवर्ब मैनर है इसका मतलब होता है वेरी मच, वेरी मच। तो ही विल पे डियरली यानी कि वेरी मच फॉर हिज फुलिशनेस। पे डियरली को डियर लिख दिया मैंने, थोड़ा सॉरी गलती से। जो डियरेस्ट था ये भी इसकी सुपरलेटिव डिग्री थी, डियर की सुपरलेटिव डिग्री डियरेस्ट हो रही थी। अगर आप देखेंगे पे डियरली को, अगर आप पे डियरली को डिक्शनरी पर डालकर देखते हैं तो यही मीनिंग निकल के आता है जो मैंने आपको बताया। पे डियरली, पे डियरली इसका मीनिंग हो जाता है टू सफर अ लॉट एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। 44 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स। उसी तरह से हमें ये करना है, सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हुए जाओ। देखो सिंटैक्टिकली सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा वर्ड आना चाहिए और उसके बाद मीनिंगफुल कौन सा वर्ड है। इट यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक प्रोनाउन है। इज यहां पर लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब लगी है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आना है। कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो सकता है। और यहां पर देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है जिसको पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव कंसीडर किया जा सकता है। मीन्ट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, मीन की थर्ड फॉर्म है जिसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कंसीडर किया जा सकता है। इंपरेटिव तो एक रेडीमेड एडजेक्टिव है। तो ये तीन वर्ड, ये तीन ऑप्शन तो सिंटैक्टिकली जस्टिफाइबल है, लेकिन ये जो अवॉइड है ना ये तो वर्ब होती है। तो ये तो वैसे ही ऑप्शन से हटा दो, ये तो सिंटैक्टिकल ही आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने सेंटेंस की सिंटैक्स को देखा, आपने देखा कि यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट आना है और कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो तीन ऑप्शन में आपको एडजेक्टिव मिले, इसको तो आप देखते ही हटा दोगे, भले ही चाहे आपको इसका मीनिंग पता हो या ना पता हो। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए इसका मीनिंग बताकर चलता हूं। अवॉइड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एक्ट in accordance with a rule, decision और रिकमेंडेशन। किसी रूल, किसी डिसीजन, किसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेना, उसके हिसाब से काम करना। रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, ठीक है। या ऐसे भी लिखना चाहो तो टू फॉलो द रूल्स भी लिख सकते हो, टू फॉलो द रूल्स। एक लड़की ने बोला था कि सर राइटिंग इंप्रूव करो, ठीक है अभी ऐसे काम चलाओ, आगे देखेंगे। एक मीनिंग और हो जाता है अवॉइड का। देखिए जब अवॉइड इस मीनिंग में होता है तो अवॉइड बाय लिखा जाता है, अवॉइड बाय समथिंग, अवॉइड बाय समथिंग, ये स्ट्रक्चर रहती है इसकी। अवॉइड जब इस मीनिंग में होता है तो अवॉइड बाय समथिंग लिखा जाता है। अवॉइड यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज होता है और समथिंग की जगह कोई रूल भी लिखा हो सकता है, कोई ट्रेडिशन लिखा हो सकता है, कोई डिसीजन हो सकता है, कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस लिखी हो सकती है।
अवॉइड का एक मतलब और होता है, अवॉइड का एक मतलब ये और हो सकता है, दूसरा मतलब मैं बता रहा हूं, टू बी एबल टू टॉलरेट समथिंग, टू बी एबल टू टॉलरेट समथिंग, टॉलरेट समथिंग। और इस सिचुएशन में अवॉइड ट्रांजिटिवली यूज होता है। तो ये ध्यान रखना, अवॉइड भी जो है, अवॉइड से भी काफी सेंटेंस आ जाते हैं, आपके काम की बात है। इंपेरेटिव का क्या मतलब होता है, मीन का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेड का क्या मतलब होता है, जरा अभी सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं सेंटेक्स को किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में रखा गया है, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझ के ही हम ये समझ पाएंगे कि इन तीनों एडजेक्टिव में से कौन सा एडजेक्टिव मीनिंगफुल्ली एप्रोप्रिएट है। इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ कोई एडजेक्टिव आ जाएगा इन तीनों में से एक, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल, फिर एक ऑल और डिटर्मिनर हो गया। टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो, टू प्लस V1 यहाँ पर क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। और इन्फिनिटिव जो है किसके लिए लगाया गया है, इन्फिनिटिव लगाया गया है इस इट के बारे में बताने के लिए। एक्चुअली में फॉलो द, टू फॉलो को ही इट कहा गया है। इट जो प्रोनाउन है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाता है और इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है किसी इवेंट को, किसी सिचुएशन को, किसी एक्शन को, किसी एक्टिविटी को, किसी वेदर को, किसी डेट को, किसी टाइम को। तो कहने का मतलब ये है कि जो इट लगाया गया है ये उस टू फॉलो के लिए लगाया गया है। अभी सेंटेंस में और अभी क्लियर होगा। अब चूंकि टू फॉलो ये एक इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, तो वर्ब का एट्रीब्यूट फॉलो में था, आपने देखा कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले भी लिया। द रूल्स नाउन हो गया, द आर्टिकल एक डिटर्मिनर हो गया। अब क्या आना चाहिए, इट इज मीन्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट टू फॉलो द रूल्स, इट इज इंपरेटिव फॉर ऑल द स्टूडेंट टू फॉलो द रूल्स, इट इज एक्सपेक्टेड। देखिए एक्सपेक्टेड अगर लिखा होता ना तो एक्सपेक्टेड के साथ फ्रॉम लिखा होता है, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स। तो अगर इस प्रीपोजिशन, अगर किसी स्टूडेंट्स को ये पता है कि एक्सपेक्टेड के साथ फ्रॉम लिखा जाता है तो यहाँ पर वो फॉर प्रीपोजिशन देखकर इस ऑप्शन को भी काट देगा। जिसको नहीं पता तो उसको मीनिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी कि एक्सपेक्ट का मीनिंग क्या है। चलो एक्सपेक्ट के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है, ये एक्सपेक्ट अभी आया था क्या पिछले किसी सेंटेंस में? हाँ, यहां पर बताया था मैंने एक्सपेक्ट के मीनिंग को, हमारे पहले सेंटेंस में, इस वीडियो के पहले सेंटेंस में ही मैंने एक्सपेक्ट के बारे में बताया था। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है टू थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा फ्यूचर में, ये बिलीव करना, मतलब एक्सपेक्ट करना। फिर एक क्या मीनिंग है, मीन। मीन का मतलब होता है टू इंटेंड या टू एक्सप्रेस अ थॉट, एन आइडिया और फैक्ट, etc। किसी आइडिया को, किसी थॉट को, किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करना मतलब मीन। जैसे मैं लिख दूंगा व्हाट डू यू मीन, आपने कुछ कहा और वो मुझे समझ में नहीं आया, आपने कुछ कहा, आपने कुछ एक्सप्रेस किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन, ठीक है। और मीन का ही थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है मींट। फिर एक और एडजेक्टिव लिखा है आपका, रेडीमेड एडजेक्टिव लिखा है इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है वेरी अर्जेंट और नेसेसरी, या वेरी नेसेसरी और अर्जेंट। इंपरेटिव, इंपरेटिव स्पेलिंग सही से लिखता हूं, इंपरेटिव। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो उसको कहा जाता है इंपरेटिव। तो यहां पर क्या आना चाहिए मीनिंग के हिसाब से,
इट इज मीन्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स, यानी कि जो टू फॉलो द रूल्स है स्टूडेंट्स के लिए मीन्ड है, ये स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्रेस किया गया है, ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है इम्परेटिव, एक्सपेक्टेड भी नहीं है, एक्सपेक्टेड के साथ तो फ्रॉम लगा होता है, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स, तब ये ठीक हो जाता। तो यहाँ पर सही वर्ड है इम्परेटिव, यानी कि इट इज नेसेसरी और इट इज इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स। 44 का हो गया फर्स्ट, सिंटैक्टिकली भी ये ज़्यादा सही है और मीनिंगफुल भी अप्रोप्रिएट है। 45 पर चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, द एज मूवीज आर क्वाइट पॉपुलर। देखिए ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, जीके का क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा क्यों। हालांकि इंग्लिश की हेल्प, अगर आप इंग्लिश को समझते हो अच्छे से, अगर आप सिंटेक्स को समझते हो सेंटेंस की, तो इसमें तुक्का लगा देते आप, या शायद तुक्का लगाते तो गलत भी कर देते। देखो पहला ऑप्शन तो मैं इसलिए गलत कर दूंगा, सेंटेंस तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर लिखी हुई है, समझना चाहें तो आप, द एक आर्टिकल है तो यहाँ पर जो है जो भी आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसको मैं अभी थोड़ा सीक्रेट रख रहा हूँ। मूवीज तो एक नाउन ही है। अब देखो यहाँ पर ये जो आर्टिकल लगाया गया, आर्टिकल कह रहा हूँ, आर जो वर्ब लगाई गई है, ये हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है हमारी लिंकिंग नेचर की, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है एडजेक्टिव और क्वाइट लगा हुआ है एडवर्ब। क्वाइट का मतलब हो गया यहाँ पर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली पॉपुलर, और ये पॉपुलर ही इस लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पर ये जो आर लगाया गया है, हमारा जो मेन वर्ब लगाया गया है, ये एज प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया गया है, यानी कि इसका जो भी सब्जेक्ट होगा कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और हम इसमें से कोई सा भी ऑप्शन देख लें, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट तभी हो सकता है जब हम मूवीज को सब्जेक्ट कंसीडर करें, यानी कि मूवीज को नाउन कंसीडर करें, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा जाना है वो एडजेक्टिव ही होना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कम ऑफ लिखने की कोशिश करें तो कम ऑफ एज, तो कम का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कम क्या है, वर्ब है। कम ऑफ एज, कम ऑफ एज का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कम जो होती है ना वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, इसलिए ये फ्रेज तो गलत हो गई। हाँ, कमिंग ऑफ एज पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कमिंग ऑफ एज का क्या मतलब है, देखिए कमिंग ऑफ एज जो है एक तरह का जॉनरा होता है, ये एक तरह की कैटेगरी होती है मूवीज की। कमिंग ऑफ एज ज्यादातर केसेस में ना ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कमिंग ऑफ एज, एक तरह से कंपाउंड नाउन की तरह लिखा हुआ मिलेगा। और ये क्या होता है, एक जॉनरा होता है, इसको जेनरे मत पढ़ देना, मैं भी पहले जेनरे पढ़ता था इसको, ये इसका जॉनरा होता है। ये क्या है, जॉनरा होता है, जो मूवीज होती है उनका एक जॉनरा होता है ना, कि वो किस कैटेगरी से रिलेट करती हैं, वो कॉमेडी मूवीज हैं, या एडवेंचरस नेचर की हैं, या सस्पेंस है, या थ्रिलर है, इन सबको क्या कहते हैं, जॉनरा कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जॉनरा का मतलब है कैटेगरी ऑफ अ मूवी। कॉमेडी है, थ्रिलर है, रोमांस है, ये सारे के सारे क्या है, एटीसी लिख देता हूँ, ये सारे के सारे क्या है, जोनरा है। तो कमिंग ऑफ एज भी उस तरह की एक कैटेगरी है जो कि टीनेजर फिल्म्स को बोला जाता है, जिसमें टीनेजर्स होते हैं, या टीन्स के ऊपर आधारित फिल्म को, टीनेजर्स के ऊपर आधारित फिल्म को क्या कहा जाता है, कमिंग ऑफ एज मूवी कहा जाता है। जनरा ऑफ टीनेजर फिल्म्स, टीनेजर फिल्म्स, और टीनेजर को ध्यान में रख के ही कहा जा रहा है कमिंग ऑफ एज, जिनकी एज आ रही है, जो अभी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के हैं, उनको जो है, उनको कमिंग उनकी एज को ध्यान में रखकर ही उनकी कैटेगरी को क्या कहा जाता है, कमिंग ऑफ एज कहा जाता है। अब देखिए ये जो कमिंग ऑफ एज है एक नाउन फ्रेज ही है, ये एक नाउन फ्रेज ही कंसीडर की जाएगी, लेकिन इस नाउन फ्रेज को, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज को यहाँ पर एडजेक्टिव कंसीडर किया गया है। कमिंग ऑफ एज, और ये मैं बताऊंगा अभी कैसे। इस कमिंग ऑफ एज फ्रेज को, इस पूरी की पूरी फ्रेज को यहाँ पर एडजेक्टिव कंसीडर किया गया है, इसको एडजेक्टिव कंसीडर किया गया, और द आर्टिकल आ गया मूवीज के लिए।
आर क्वाइट पॉपुलर, तभी ये मूवी जो है नाउन और सब्जेक्ट बन पाएगा। अगर आपने ऐसे सोच लिया कि ये कमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड हो गई और ये जीरेंड हो गया नाउन और नाउन बन गया हमारा सब्जेक्ट और ये आर्टिकल इस नाउन के लिए लगाया कमिंग के लिए और ऑफ हमारी प्रीपोजिशन हो गई और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एज मूवीज। तो प्रीपोजिशन एज मूवीज तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, आपने सब्जेक्ट बना दिया द कमिंग को, द कमिंग के हिसाब से तो आर्नी इज आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कौन सी इंटरप्रिटेशन सही होगी? पहली वाली इंटरप्रिटेशन, जिसमें कमिंग ऑफ एज को जो है एक एडजेक्टिव कंसीडर किया गया है और वो क्या है, पूरे का पूरा एक कंपाउंड नाउन है, एक नाउन फ्रेज है वो, और वो एक जॉनरा का नाम है, वो एक मूवीज की एक कैटेगरी का नाम है। उस पूरे के पूरे नाउन फ्रेज को, पूरे के पूरे कंपाउंड नाउन को ही एडजेक्टिव कंसीडर किया गया है यहाँ पर। और ज्यादातर केसेस में वो इस तरह से लिखा हुआ मिलता है आपको। जब इस तरह से लिखा रहता है तब तो उसे कोई भी आसानी से पहचान लेता है, लेकिन इस तरह से लिख लेते ना तो फिर ये एरर नहीं बना पाते, यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं दे पाते, तो इसलिए इन्होंने इस तरह से लिख कर दिया। बाकी के ऑप्शन देखने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग एज मूवीज जैसा कुछ होता नहीं है, ओवर एज मूवीज जैसा जॉनरा भी कोई कैटेगरी होती नहीं है, ऐसी कोई मूवीज नहीं है जिनको ओवर एज मूवीज का, ओवर रेटिंग मूवीज होती है, लॉन्ग मूवीज होती है, लॉन्ग एज मूवीज का कोई मतलब नहीं है। तो ये बेमतलब की विदाउट कंटेक्स्ट के बाहर, मीनिंग के बाहर जो है चीजें लिखी हुई हैं। 45 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाना था, लेकिन इस सेंटेंस को ना आप तभी कर सकते थे जब आपको ये पता हो कि कमिंग ऑफ एज टाइप की कोई कैटेगरी होती है, कोई जॉनरा होता है, नहीं तो फिर आपको तुक्का लगाना पड़ता। एक आध सेंटेंस ऐसा आ जाता है जो कि जीके बेस्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का लगाने से घबराया मत करो, कई बार चीजें सही पड़ जाती हैं दिमाग में। 46 पर आता है, द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इमिनेंट, डेपोनेंट, रेमेनेंट, परमानेंट। देख लेते हैं, लव यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, दास के लिए आर्टिकल लग गया और ये हो गई पूरी की पूरी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज सेंटेंस में जैसे ही आती है मेरे दिमाग में बातें आनी चाहिए कि या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का इसका स्कोप नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी होती है, और कॉम्प्लीमेंट इसको तभी कह सकते हैं जब इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी हो। विच को लगाया गया है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, और रिलेटिव प्रोनाउन आता है अपने एंटीसीडेंट से, अपने एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज में रिलेट करने के लिए। अब देखिए एंटीसीडेंट क्या है, द लव, जो कि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा या सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा, इसलिए विच को भी हम सिंगुलर ही कंसीडर करके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर इज लगाया गया। इज जो है देखिए, इज बेस्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब ये जो इज है यहाँ पर लिंकिंग नेचर की वर्ब है, और बेस्ड हो गया यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैं पैसिव कंसीडर नहीं कर सकता, पैसिव स्ट्रक्चर ये यहाँ पर नहीं लिखी है, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक्शन डन बाय समबडी एल्स, जो मीनिंग यहाँ पर एक्शन डन बाय समबडी एल्स का मीनिंग और कंटेक्स्ट यहाँ पर जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे, इसलिए इसको इज को लिंकिंग में और बेस्ड को पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर करना पड़ेगा। द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन लग रहा है, बेस के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है और इस प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। फिजिकल ब्यूटी हो गया नाउन और फिजिकल हो गया ब्यूटी के लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर इसके बाद क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। इज यहाँ पर फिर से एक लिंकिंग वर्ब आ गई आपकी और मेन वर्ब हो रही है, बी की फॉर्म है, और इस लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द लव। मेन क्लोज का प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। नोट यहाँ पर एडवर्ब लगा हुआ है, देखिए जो नोट एडवर्ब है ये मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है, लेकिन इज एम आर वाज वर बी की कोई फॉर्म लिखी हो तो बी की फॉर्म के बाद ही इसको लगाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे इमिनेंट आना चाहिए, डेपोनेंट आना चाहिए, रेमनेंट आना चाहिए, परमानेंट आना चाहिए। देखिए इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, जो कि कॉम्प्लीमेंट बनेगा किसका, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द लव, और एडवर्ब लग गया मेन वर्ब के बाद में, इस सिचुएशन में जब बी की कोई फॉर्म लिखी हो तो। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट एक एडजेक्टिव है और इमिनेंट का मतलब होता है कमिंग या वेरी लाइकली,
वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, लाइकली टू हैपन वेरी सून। कोई चीज जो जल्द ही होने वाली है उसको हम कह देते हैं इमिनेंट, या इमिनेंट उसको रिफर करता है, उस एक्टिविटी को, उस एक्शन को रिफर करता है जो कि नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्द होने वाली है। लाइकली टू हैपन वेरी सून। डेपोनेंट होता है एक नाउन। डेपोनेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु टेस्टिफाइज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में जो पर्सन टेस्टिफाई करता है, ओथ लेता है ना, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं जो भी करूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो पर्सन डेपोनेंट, उस पर्सन को डेपोनेंट कहा जा सकता है जो कुछ टेस्टिफाई करता है। टेस्टिफाई का मतलब टू से दैट समथिंग इज सर्टेनली ट्रू। टेस्टिफाई का मैं यहाँ पर मतलब लिख देता हूं। टेस्टिफाई का मतलब होता है टू से दैट समथिंग इज ट्रू। रेमनेंट जो है एडजेक्टिव, रेमनेंट एडजेक्टिव होता है। रेमनेंट का मतलब होता है रिमेनिंग, या रेजिडुअल, सिनोनियम ही लिखवा रहा हूं एक तरीके से, या लेफ्ट ओवर। कोई प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस के बाद जो कुछ बचा रह गया, उस बचे हुए को क्या कहेंगे हम? रेजिडुअल या रेमनेंट, उस बचे हुए पार्ट को। रेमनेंट मेरे ख्याल से नाउन भी हो सकता है इसको, तो जब ये नाउन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा द पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट ओवर। कोई प्रोसेस हुई, कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ बचा रह गया उसको कहेंगे रेमनेंट। परमानेंट का मतलब आपको पता है, एक्चुअली में इस कंटेक्स्ट में परमानेंट ही आना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इमिनेंट, कि ये वाला जो मीनिंग है लाइकली टू हैपन वेरी सून वाला, ये तो मीनिंगफुल है ही नहीं, ये तो जस्टिफाइबल ही नहीं है कंटेक्स्ट में। डेपोनेंट भी नहीं कह रहे, ऐसा भी नहीं कह रहे कि वो कोई ऐसा पर्सन होता है लव जो कोर्ट ऑफ लव में टेस्टिफाई करता है। रेमनेंट भी नहीं कह रहे कि वो बचा कुचा प्यार है जो फिजिकल ब्यूटी पे डिपेंड करता है। हम ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी पे डिपेंड करता है, जो बेस्ड है, वो परमानेंट नेचर का लव नहीं है। जैसी फिजिकल ब्यूटी खत्म हो जाएगी वो लव भी खत्म हो सकता है। तो हमें यहाँ पर लगाना चाहिए था परमानेंट, इज नॉट परमानेंट। ये वाला एडजेक्टिव यहाँ पर मीनिंगफुल होगा। 46 का 4 मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। ये वोकैबुलरी अगर आपकी सही है, और वर्ड भी ऐसे दिए गए हैं जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, वो सारे के सारे आपको दिमाग में होनी चाहिए, वो सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए। 47 देख लेते हैं। सी विल श्योरली पास इफ सी हैड स्टडीड हार्डर। देखिए, ये जो इफ लगाया जाता है इस सिचुएशन में एक कंडीशनल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी वो कंडीशन लिखी हुई है। अब इस कंडीशन पे ही डिपेंड करता है ये रिजल्ट। मेन क्लोज में जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है इस कंडीशन पे डिपेंडेंट रिजल्ट कह लो, या वो इंफॉर्मेशन या वो एक्शन जो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये कंडीशन एक इमेजिनेशन है तो ये रिजल्ट भी इमेजिनेशन में होगा। ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखिए, ये जो मेन क्लोज है आपकी, इस मेन क्लोज में लगाया गया है विल श्योरली पास। ये एक ऐसा, ये जो विल है, ये मोडाल है या हेल्पिंग वर्ब है, एक फ्यूचर के सिनेरियो को रिफर करता है, यानी कि फ्यूचर में ये एक्शन हो सकता है, इस एक्शन की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, ये एक्शन तभी हो सकता है जब ये कंडीशन फुलफिल हो, यानी कि यहाँ पर कोई इमेजिनेशन की सिचुएशन नहीं है। अगर इमेजिनेशन की सिचुएशन होती तो यहाँ पर लगाया जाता वुड लगाते हैं इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर यहाँ पे वुड लगा होता मेन क्लोज में तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनेशन की सिचुएशन है, एक कंडीशन को इमेजिन किया गया है और उसका रिजल्ट भी इमेजिनरी है। उसके लिए मैं यहाँ पर पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाता, यानी कि स्टडीड लगा देता। लेकिन यहाँ पर विल लगाकर उसने बता दिया कि ये जो है उसका पास होना फ्यूचर में प्रोबेबल है, वो ये कर जाएगी, वो पास हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन मुझे लगानी चाहिए एक प्रोबेबल कंडीशन हो। प्रोबेबल कंडीशन का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर लगेगा स्टडीज।
तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हैड स्टडीड पास्ट के इमेजिनेशन के लिए लगाया जाता है, वाज स्टडीइंग में लगाएंगे तो हम टेंस को तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पर इस कंडीशन में टेंस को फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ पर मूड को फॉलो किया जाता है। 47 का थर्ड ऑप्शन हो गया। 48 पर चल लेते हैं। करप्शन नॉट ओनली जनरेट्स ब्लैक मनी बट क्रिमिनल्स। करप्शन नाउन हो गया, नॉट ओनली एडवर्ब हो गया, जनरेट्स मेन वर्ब है, ब्लैक मनी जनरेट्स मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब का वो मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, उसका बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, बट एक कंजंक्शन लग गया। चलो ठीक से बता देता हूं। करप्शन हो गया एक नाउन जो कि निश्चित तौर पर सब्जेक्ट होगा, अनकाउंटेबल नेचर का है। नॉट ओनली और जनरेट्स को देखिए जरा, जनरेट्स क्या है, मेन वर्ब है आपकी। अब ये मेन वर्ब से पहले लगा है ओनली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। एक्चुअली में नॉट ओनली पूरा का पूरा एडवर्ब हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला केस चल रहा है। नॉट ओनली, फिर यहां कुछ लिखा होगा बट ऑल्सो, फिर यहां कुछ लिखा होगा। कई बार वो ऑल्सो को हटा भी देता है जब वो एम्फेसाइज नहीं करना चाहता है ऑल्सो के बाद लिखे हुए वर्ड को। अब देखो ये जो बट है ये कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट नेचर का, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। अब ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। तो नॉट ओनली एडवर्ब भी हो सकता है और डिटरमिनर भी हो सकता है। ये एडवर्ब तब होगा जब ये किसी वर्ब से पहले लिखा होगा, किसी एडजेक्टिव से पहले लिखा होगा, या किसी एडवर्ब से पहले लिखा होगा। भाई ओनली को या नॉट ओनली को एडवर्ब तो तभी कह सकते हैं जब वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आए, या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आए। नॉट ओनली को डिटरमिनर तब कहा जा सकता है जब वो किसी नाउन से पहले लगा होगा। यही तो बात है। अब नॉट ओनली किस सिचुएशन में नाउन से पहले लगा होगा, किस सिचुएशन में वर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले लिखा होगा, ताकि हम पता लगा सके कि ये डिटरमिनर के फंक्शन में है, एडवर्ब के फंक्शन में है। ये देखने के लिए हमें बट कंजंक्शन पर ध्यान देना होगा। बट कंजंक्शन जोड़ किसको रहा है, बट कंजंक्शन अगर यहाँ पर नाउन को जोड़ रहा है, यानी कि बट कंजंक्शन नाउन से पहले लिखा हुआ है, इट मीन्स ये भी नाउन से पहले लिखा होना चाहिए। भाई बट कंजंक्शन अगर नाउन से पहले लिखा है, इसका मतलब बट कंजंक्शन या बट ऑल्सो नाउन से पहले लिखा है, मतलब बट ऑल्सो या बट नाउन को जोड़ने के लिए आया है। अगर नाउन को जोड़ने के लिए आया है तो ये भी निश्चित रूप से नाउन से पहले लिखा होगा, नाउन से पहले लिखा होगा तो डिटरमिनर। बट कंजंक्शन या बट ऑल्सो फ्रेज भी एक कंजंक्शन फ्रेज हो गई। बट कंजंक्शन या बट ऑल्सो फ्रेज अगर किसी वर्ब से, किसी एडजेक्टिव से, किसी एडवर्ब से पहले लिखी है तो निश्चित तौर पर यह भी किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब से पहले लिखा होगा, तो उस सिचुएशन में इसको एडवर्ब कंसीडर कर लेंगे। तो ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या ये किससे पहले लिखा जाना चाहिए, ये देखने के लिए बट को या बट ऑल्सो को देखा करो कि वो किससे पहले लिखा है। लेकिन यहां पर हमें उल्टा करना पड़ेगा। यहां पर ये तो ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक में तो अभी हमें फिल करना है, देखना है कि क्या लगाया जाना है। तो हमने यहाँ पर नॉट ओनली को देख लिया, नॉट ओनली लगा है मेन वर्ब से पहले, इट मीन्स वो एडवर्ब भी होगा। जब वो एडवर्ब होगा तो बट भी यहाँ पर किसी वर्ब को जोड़ने के लिए आया होगा, या एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए आया होगा, या एडवर्ब को जोड़ने के लिए आया होगा। चूंकि वो यहाँ पर वर्ब से पहले लिखा है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। बट कंजंक्शन अब यहाँ किसी वर्ब को जोड़ने के लिए आया होगा, दो वर्ब्स को जोड़ रहा है, जनरेट्स को, और यहां पर जो भी वर्ब आएगी इस ब्लैंक में उसको वो जोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पर निश्चित तौर पर यहां पर क्या होनी है, वर्ब होनी है। जो क्यों होनी है वर्ब, क्योंकि नॉट ओनली भैया वर्ब से पहले लिखा है, वो एडवर्ब हो रहा है। ये दोनों जो है, ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है, ये स्ट्रक्चर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैंने पूरी आपको समझा दी है, इसी तरह से काम करती है। हमें देखना पड़ेगा कि बट ऑल्सो या बट कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है।
लेकिन उसके बाद ब्लैंक दिया था तो हमने इसका रिवर्स कर लिया, उल्टा देख लिया। हमने देखा कि नॉट ओनली मेन वर्ब से पहले लगा है, इसका मतलब वो एडवर्ब होगा, तो ये बट भी वर्ब से पहले ही लगा होगा, यानी कि बट कंजंक्शन दो वर्ब्स को जोड़ रहा है, जनरेट को और ब्लैंक में जो आनी है। इतनी बात हो गई। क्रीप, ब्रीड, डीड, सीड। देखो डीड और सीड तो ये तो नाउन है दोनों के दोनों। डीड का मतलब होता है, चलो बता देता हूं यहां पर, डीड का मतलब होता है एन इंटेंशनल एक्ट, एन इंटेंशनल एक्ट या एन एक्शन, और स्पेशली उस एक्शन को डीड कहा जा सकता है जो या तो बहुत अच्छा हो या जो बहुत बुरा हो। ये भी लिखवा देता हूं यहां पर, स्पेशली वेरी बैड और वेरी गुड। ठीक है, कोई बहुत बुरे एक्शन को या किसी बहुत अच्छे एक्शन को ही आप डीड कंसीडर कर सकते हैं। एवरेज एक्शन को आप डीड नहीं कहते हैं। कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सुनने वाले को मजा नहीं आएगा। फिर दूसरा वर्ड था हमारा सीड। सीड का मतलब आपको सबको पता है, हर प्लांट का एक सीड होता है, उसको जमीन में डाला जाता है, फिर एक पौधा उगता है, उस पौधे पर फल आते हैं या सब्जी जो भी हम खाते हैं उसको सीड कहते हैं। तो डीड और सीड तो यहाँ आना ही नहीं था, आना क्या था यहाँ पर, वर्ब आना था, और वर्ब के ऑप्शन बचे अब ये दोनों। इन दोनों वर्ब में से कोई एक वर्ब डिसाइड करने के लिए हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब होता है टू वॉक और मूव क्वाइटली एंड केयरफुल्ली सो दैट नोबडी कैन नोटिस यू। इस तरह से, वो टॉम एंड जेरी वाली मूवी देखी है कार्टून, उसमें जिस तरह से वो जाता है चुपके चुपके, क्रीप। क्रीप का मतलब हो गया टू वॉक, वॉक नहीं टू मूव ही लिखो, क्योंकि वॉक का सेंस अलग आ जाता है। क्रीप का मतलब टू मूव क्वाइटली एंड केयरफुल्ली। राइटिंग वाकई में बहुत खराब है। टू मूव क्वाइटली एंड केयरफुल्ली सो दैट nobody कैन नोटिस यू, किसी को पता ना चले तुम मूव कर रहे हो। फिर एक वर्ब है हमारी ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है टू हैव सेक्स एंड प्रोड्यूस यंग एनिमल्स। टू हैव सेक्स एंड प्रोड्यूस यंग एनिमल्स। देखिए ब्रीड जो है नाउन भी हो जाता है और तब भी वो किसी एनिमल की कैटेगरी को ही रिफर करता है। जैसे किसी के डॉग को, किसी के कुत्ते को देखकर हम पूछते हैं ना यार ये कौन सी ब्रीड है, बहुत सारी ब्रीड होती है कुत्तों की। तो ब्रीड का मतलब मेन फंक्शन जो है ब्रीड का वो एक वर्ब की तरह ही है, और उसका मतलब होता है टू हैव सेक्स एंड प्रोड्यूस यंग एनिमल्स। मेटाफोरिकली ये टू प्रोड्यूस के मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, टू प्रोड्यूस। ठीक है, मेन मीनिंग ये है, इसका मुख्य मीनिंग ये है, लेकिन इस मीनिंग को भी ये कन्वे कर देता है, और आपके सेंटेंस में ये इसी मीनिंग को कन्वे कर रहा है। ब्रीड्स करप्शन, ब्रीड्स क्रिमिनल। ठीक है, करप्शन जो है ब्लैक मनी तो जनरेट करता ही है, वो क्रिमिनल को भी ब्रीड करता है, वो क्रिमिनल्स को भी प्रोड्यूस करता है, नरिश करता है। तो क्रीप तो यहाँ आना नहीं था। क्रीप तो वैसे भी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है भाई, जब मूव करोगे तो खुद ही तो मूव करोगे, किसी चीज को थोड़ी ना मूव करा रहे हो। तो क्रीप इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। आपको फंक्शन, अगर आप वर्ड्स के फंक्शन के साथ साथ कंटेक्स्ट पर, उनके मीनिंग पर, सभी चीजों पर ध्यान देते हैं तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। क्रीप्स को देखते ही आप समझ जाते हैं इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ये तो वैसी नहीं आएगी, ब्रीड आना था यहाँ पर। करप्शन नॉट ओनली जनरेट्स ब्लैक मनी बट ब्रीड्स क्रिमिनल्स। 48 का हो गया दूसरा ऑप्शन। 49 पर चल लेते हैं। द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू सिंपली सर्वाइव बट टू डिस्कवर फुलफिलमेंट। द पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस नाउन हो गया, द लग गया आर्टिकल, पूरा का पूरा जो हो गया ये हो गया नाउन फ्रेज, निश्चित तौर पर सब्जेक्ट होगा। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इस सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव हो गई।
इज यहाँ पर मेन वर्ब लग गई, बी की फॉर्म लगी हुई है, लिंकिंग वर्ब है। इज नॉट टू सिंपली सर्वाइव, टू सिंपली सर्वाइव, ये जो है ये लगा हुआ है आपका इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव सर्वाइव, टू सर्वाइव, सर्वाइव हो गई यहाँ पर वर्ब, और इस वर्ब से पहले एडवर्ब लग गया। ये जो इन्फिनेटिव होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और वर्ब का एट्रीब्यूट रहता है इस वाले वर्ड में, और जब इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट है तो अपने वर्ब के सारे एट्रीब्यूट को जो है लेकर चलती है। ट्रांजिटिव वर्ब होती तो ऑब्जेक्ट आ जाता, इंट्रांजिटिव वर्ब थी तो ऑब्जेक्ट तो नहीं आया, लेकिन उसने एक एडवर्ब ले ली, और वो क्या है, एडवर्ब मैनर है। हालांकि एडवर्ब मैनर को वर्ब के बाद लिखा जाना चाहिए, प्रिफरेबल सीक्वेंस हमारी वही रहती है, प्रिफरेबल सिंटेक्स वही रहता है। टू सर्वाइव सिंपली ज्यादा प्रिफरेबल होता है, लेकिन टू सिंपली सर्वाइव लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नोट लग गया यहाँ पर एक एडवर्ब जो कि इस स्टेट का निगेशन दिखाने के लिए आया है। नोट एक एडवर्ब होता है जिसको मेन वर्ब से पहले लगाया जाना चाहिए, लेकिन अगर बी की कोई फॉर्म मेन वर्ब बनकर लगी हो, इज, एम, आर, वाज, वर, या लिंकिंग वर्ब की तरह लगी हो बी की कोई फॉर्म, तो नोट एडवर्ब उसके बाद लिखा जाता है। फिर उसके बाद लग गया बट, बट लग गया यहाँ पर कंजंक्शन। अभी जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पिछले सेंटेंस में बताया था बट के बारे में, कि ये फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, क्लोजेस को भी जोड़ सकता है। तो यहाँ पर ये जोड़ रहा है दो इन्फिनेटिव फ्रेजेस को, एक इन्फिनेटिव हो गया टू सिंपली सर्वाइव, और दूसरा इन्फिनेटिव हो गया टू डिस्कवर। इन दोनों को जोड़ रहा है यहाँ पर आपका बट कंजंक्शन। टू V1, अभी जो डिस्कवर है, जो इन्फिनेटिव है, इस इन्फिनेटिव में भी, डिस्कवर में भी ट्रांजिटिव वर्ब का नेचर है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है ये डिस्कवर। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है आपका इसके सामने लिखा हुआ है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट नाउन हो गया, और इस नाउन से पहले आना चाहिए कोई एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इनर फुलफिलमेंट, आउटमोस्ट, आउटर, टॉप, देखिए बाकी के सारे ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो रहे हैं, आउट ऑफ मीनिंग वर्ड हो रहे हैं। और मैं बता दूं, देखिए टॉप फुलफिलमेंट जैसा कुछ होता नहीं है, ये तो वैसे ही हटा दो। आउटर फुलफिलमेंट की बात क्या, मतलब क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर आउटर फुलफिलमेंट, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है। आउटर फुलफिलमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। इनर फुलफिलमेंट, इनर फुलफिलमेंट का मतलब हो गया स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, मेंटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो यहां पर आ जाना चाहिए था इनर। देखिए ये जो वर्ड लिखा ना आउटमोस्ट, ये भी गलत है, ये है तो एडजेक्टिव ही, लेकिन आउटमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आउटमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मान लो कि ये आपका खेत है, ये आपके खेत का सेंटर है, और आपके खेत में बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये बिल्कुल पास में है सेंटर के, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आउट मोस्ट ट्री कौन सा वाला है, तो आउट मोस्ट ट्री कौन सा है, जो मोस्ट डिस्टेंस है। आउट मोस्ट जो कि मोस्ट आउट हो, आउट मोस्ट का मतलब जो कि सबसे ज्यादा बाहर हो। आउट जो है प्लेस को रिफर कर रहा है, मोस्ट उसकी डिग्री बता रहा है, दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाएगा जो कि सबसे ज्यादा बाहर हो, जो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हो। तो आउट मोस्ट ट्री कौन सा है, ये वाला नहीं हो गया इस सेंटर से। तो इस पोजीशन को, इस प्लेस को रिफर करने के लिए, इस डिस्टेंस को रिफर करने के लिए आउटमोस्ट लगाते हैं। ऐसा कोई फुलफिलमेंट होता नहीं है। यहाँ पर इनर फुलफिलमेंट की बात की जा रही है, स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल या मेंटल फुलफिलमेंट की बात की जा रही है, उस सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है। आउटर फुलफिलमेंट भी यहाँ पर आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाएगा वर्ड, ठीक है, यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं रहेगा। आउटर का मतलब जो बाहर का हो, जैसे इनर का मतलब अंदर का, आउटर का मतलब बाहर का। बाहर का फुलफिलमेंट क्या हुआ, खाना पीना, ये पर्पज है लाइफ का, या कार चलाना, ये पर्पज है। क्या इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है? नहीं। 49 हो गया, 50 पर चल लेते हैं। A youth is who is not a child anymore and is yet to enter adulthood. Youth नाउन हो गया आर्टिकल, ये हो गया सब्जेक्ट, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद लिखा गया है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पर ये जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लगाया गया है,
और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये अपने एंटीसीडेंट के लिए लगाए जाते हैं। और आपको हु के बारे में पता होगा, ये किसी पर्सन के लिए लगाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी लिखा जाना है वो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही होना है, और ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी पर्सन को रिफर करे, तभी तो हु लगाना लॉजिकल है स्ट्रक्चर में। चलो अभी देख लेंगे ऑप्शन में से कौन सा आना है। सेंटेंस की सिंटेक्स को देख लेते हैं। वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और तो और एक ऐसा पर्सन होना चाहिए यहाँ पर जो सिंगुलर हो, जो एक को रिफर करे, एक यूनिट को, एक पर्सन को रिफर करे, क्योंकि हु को भी सिंगुलर कंसीडर किया गया है। ये जो हु है इसका कोई अपना नंबर तो होता नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाता है। ये डिपेंड करता है, इसका सिंगुलर या प्लूरल होना डिपेंड करता है इससे पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट पे जिसके लिए आया है। ठीक है, तो हु इज लग गया, नॉट अ चाइल्ड, इज यहां पर मेन वर्ब हो गई, बी की फॉर्म है। अ चाइल्ड इसका लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन फ्रेज लगी हुई है और नोट लगा हुआ है एडवर्ब। एनी मोर फिर से एक एडवर्ब लग गया, एंड कंजंक्शन लग गया, इज यहां पर फिर से मेन वर्ब आ गई, येट टू एंटर एडल्टहुड। इसी सब्जेक्ट के लिए, इसी सब्जेक्ट की दूसरी फ्रेज शुरू, दूसरी जो है वर्ब फ्रेज लिखी गई है। पहले प्रेडिकेट ये आ गया और दूसरे प्रेडिकेट को एंड कंजंक्शन से जोड़ के लिख दिया। मेन वर्ब आ गई, येट टू एंटर एडल्टहुड। येट को एडवर्ब की तरह इन्फिनिटिव से पहले लगा दिया गया है। ये लगाया जाता है उन एक्शन से पहले जो कि वो होने वाले हैं, जो अभी तक नहीं हुए, जो होने वाले हैं। यानी कि ये जो हु है अभी तक एडल्टहुड में एंटर नहीं किया, अब करने वाला है। एडल्टहुड यहाँ पर नाउन हो गया जो कि एंटर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है। क्या आना चाहिए यहाँ पर? समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। देखिए जो नो वन है ना, ये पर्सन को भी रिफर कर देता है और थिंग को भी रिफर कर देता है। अगर नो वन लिखा होता, अगर ये लिखा है नो वन लिखा हुआ है आपके सामने, तो ये पर्सन को भी रिफर कर सकता है और थिंग को भी रिफर कर सकता है, क्योंकि नो हो गया डिटर्मिनर, और ये वन का मतलब वन पर्सन भी हो सकता है और वन थिंग भी हो सकती है। ओके, और पहली चीज तो ये कि पर्सन और थिंग दोनों को रिफर करते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर नो वन को रिफर रखकर देखोगे भी तो भी ये मीनिंगफुल नहीं होगा। अ यूथ इज नो वन हु इज नॉट ए चाइल्ड एनी मोर एंड इज टू एंटर एंड इज येट टू एंटर एडल्टहुड, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। एवरी जो होता है एवरी डिटर्मिनर होता है, वो केवल नाउन से पहले आ सकता है। हमें यहाँ पर चाहिए प्रोनाउन, और प्रोनाउन है समवन या एनीवन। तो यहाँ पर समवन या एनीवन में से कोई एक आना चाहिए, और इन दोनों में से कौन सा आएगा ये समझने के लिए जरा मेरे कुछ एग्जाम्पल, मेरी कुछ बातों को जरा ध्यान से सुनो। समवन और एनीवन के बीच का डिफरेंस बताने वाला हूं आपको एक दो सेंटेंस लिखकर। देखिए जो एनीवन है, एनीवन और ये जो समवन है, दोनों के दोनों ही इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं मतलब ऐसे प्रोनाउन, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी इंडेफिनिट पर्सन को रिफर करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट ना हो, जो पर्सन डेफिनिट ना हो, जिसके बारे में पता ना हो, जो निश्चित ना हो कि ये किसको रिफर कर रहे हैं। तो किसी ऐसे पर्सन को ये रिफर करते हैं दोनों प्रोनाउन जो इनडेफिनिट पर्सन हो, अनआइडेंटिफाइड हो, अननोन हो, डेफिनिट ना हो, स्पेसिफिक ना हो, दोनों के दोनों ही प्रोनाउन। लेकिन एनीवन का मीनिंग अगर आप देखोगे तो एनीवन का मतलब होता है, एनीवन रिफर करता है, एनीवन का मतलब होता है एनी पर्सन आउट ऑफ ए ग्रुप। किसी एक ग्रुप में से किसी भी एक पर्सन की बात की जाती है। कहने का मतलब है कि अगर ये आपका ग्रुप है तो एनीवन के द्वारा, अगर हम एनीवन से किसी को रिफर कर रहे हैं तो एनीवन के द्वारा हम
किसी एक को रिफर तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एक इनमें से कोई सा भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। हमें नहीं पता इनमें से कौन सा वाला। एनीवन एक तरीके से इन सबको भी रिफर कर देता है। एनीवन के द्वारा जब हम किसी को रिफर कर रहे होते हैं तो रिफर तो किसी एक को ही कर रहे हैं, सिंगुलर ही है, लेकिन हम इन सारों में से, इस ग्रुप में से किस वाले को रिफर कर रहे हैं ये हमको नहीं पता होता। तो कंटेक्स्ट में इस ग्रुप का होना जरूरी है। ये कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। अच्छा, समवन जो है ये भी एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन को ही रिफर करता है। मैं लिख देता हूं, एक अननोन और अनआइडेंटिफाइड पर्सन को ही रिफर करता है। लेकिन यह कंटेक्स्ट में दूसरे नहीं है, कंटेक्स्ट में यहां कोई ग्रुप नहीं है। पहली बात तो डिफरेंस समझिए, और दूसरी बात जरा ये वाली बात समझिए कि एनीवन के द्वारा जब हम किसी को रिफर कर रहे हैं तो कोई एक या वो कोई भी पर्सन इनमें से कोई सा वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ पर सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। हमें नहीं पता एनीवन इसको रिफर कर रहा है या इसको, हम यहाँ पर अनसर्टेन होता है। तो एनीवन के साथ एक अनसर्टेनिटी का एस्पेक्ट जुड़ा रहता है, और इसी अनसर्टेनिटी के एस्पेक्ट की वजह से एनीवन को प्रीफर किया जाता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर में, इसी अनसर्टेनिटी के एस्पेक्ट की वजह से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में या नेगेटिव स्ट्रक्चर में प्रीफर किया जाता है। इसीलिए अब ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव में नहीं आ सकता, लेकिन कंटेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। समवन के सिचुएशन में हम यहाँ पर सर्टेन होते हैं कि किसी एक ही पर्सन की बात की जा रही है। समवन के द्वारा हम जिस पर्सन को रिफर कर रहे हैं वो पर्सन तो अनआइडेंटिफाइड है, हम उसे नहीं जानते वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, क्या उसका नाम है। पर्सन तो अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन किसी अनआइडेंटिफाइड, किसी अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल को, एक ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं। कोई ग्रुप का कंटेक्स्ट नहीं है, कोई हम ऐसे कंफ्यूजन में नहीं है कि यार ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। जो भी है वो एक है। बोलने वाला, स्पीकर भी और लिसनर भी, सुनने वाला भी जानता है कि किसी एक को ही रिफर किया जा रहा है, हालांकि वो कौन है ये नहीं पता। तो यहाँ पर एक सर्टेनिटी का एस्पेक्ट होता है, और इसी सर्टेनिटी का एस्पेक्ट की वजह से ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में प्रीफर किया जाता है। ठीक है, किसी एक ही पर्सन को रिफर करता है और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में प्रीफर किया जाता है, स्ट्रक्चर में प्रीफर किया जाता है। मीनिंगफुल भी वही रहता है। देखो, मैंने पिछले किसी एक लेक्चर में एनी और सम का बीच का डिफरेंस बताया था, एनी वर्सेस सम, एनी और सम के बीच में क्या डिफरेंस है, पिछले किसी लेक्चर में एक बताया था। तो जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर लगातार देख रहे हैं वो उनके दिमाग में ये बातें जो है बैठती जाएंगी धीरे धीरे कि किस तरह से जो है चीज़ें काम करती हैं इंग्लिश में। एनी और सम का जो डिफरेंस है, एनी और सम के बीच का जो डिफरेंस है, वो एनीवन और समवन के बीच के डिफरेंस में भी वैलिड है। ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ड एनी और सम से ही तो बने हैं, वही तो रूट वर्ड है। तो एनीवन का कंटेक्स्ट ये होता है, समवन का कंटेक्स्ट ये होता है। अच्छा, ये बेसिक बातें हो गई एनीवन और समवन के बारे में कि समवन किसी एक अननोन अनआइडेंटिफाइड पर्सन को रिफर कर रहा है, कोई एक ही पर्सन है, हालांकि वो कौन है ये नहीं पता। और यहाँ पर हम अनसर्टेन होते हैं कि इस वाले एनीवन इसको रिफर कर रहा है या इसको। तो ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यहाँ पर एक ग्रुप का कंटेक्स्ट रहता है, यहाँ पर कोई एक सिंगुलर ही पर्सन है, कहीं पर कोई भी हो सकता है। ये बेसिक बातें हो गई। जरा एक केस अज्यूम कीजिए। मान लो कि यहाँ पर एक रूम है और इस एक रूम में 50 पर्सन है, 50 लोग हैं, टोटल पर्सन है 50। ये आपको कंसीडर करना है। एक कमरा है, एक कमरे में या एक क्लासरूम है आपका, उसमें 50 लोग बैठे हुए हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, someone in that room is a woman. Someone in that room is a woman. मैंने ये लिखा।
अब सम्मन के द्वारा मैं किसी एक पर्सन को ही रिफर करता हूं और जो भी पर्सन है वो है एक ही, स्पेसिफिक है, मतलब मैं सबको रिफर नहीं कर रहा हूं। तो मेरा मीनिंग क्या है, जिस मीनिंग को मैं लिसनर को कन्वे कर रहा हूं, मेरा एग्जैक्ट मीनिंग जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं वो ये है कि इस रूम में 49, 49 तो मैन है और 1 वुमन है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, समवन इन दैट रूम इज अ वुमन का मतलब है कि एक इस रूम में वुमन है और 49 यहाँ पर मैन है। अब समवन के द्वारा जिस वुमन को मैं रिफर कर रहा हूं उस वुमन का स्पेसिफिकेशन हो गया, तो इनमें से कोई एक ही तो वुमन होगी और वो जो भी है। बाकी के जो 49 है, कंसीडर अगर हम करें कि ये वुमन है, तो बाकी के जो 49 है वो हमारे सेंटेंस के कंटेक्स्ट से बाहर चले गए। आप समझने की कोशिश कीजिए, सम्मन के द्वारा मैंने जिस वुमन को रिफर किया वो वुमन ही अब इस कंटेक्स्ट में है। बाकी के जो 49 थे वो अब इस कंटेक्स्ट से, सेंटेंस के कंटेक्स्ट से बाहर चले गए। सम्मन के केस में हम 49 मैन जो थे, अदर पर्सन, उनको कंटेक्स्ट में नहीं लेते हैं। जब हम उनको कंटेक्स्ट में नहीं लेते हैं, वो 49 कंटेक्स्ट से बाहर चले गए, तो सम्मन ने जिसको भी रिफर किया, हालांकि है तो वो अनआइडेंटिफाइड या अननोन, लेकिन पार्शियली उसको स्पेसिफिक माना जा सकता है कि किसी एक पर्सन को, कोई एक ही है और सर्टेन है उसके बारे में। हमें 49 के साथ, उसके 49 के साथ मिलाकर उसके साथ कंफ्यूजन नहीं है। तो जिस वुमन को हम रिफर कर रहे हैं, हमें वुमन के एट्रीब्यूट्स भी पता होते हैं कि वुमन कैसी होती है। तो सम्मन के साथ ये कहा जा सकता है कि सम्मन के द्वारा जिस पर्सन को हम रिफर करते हैं उस पर्सन के एट्रीब्यूट्स हमें पता होते हैं। ठीक है, मैं लिख दूं यहां पर, सम्मन रिफर करता है एन अनस्पेसिफाइड पर्सन को। देखिए अनस्पेसिफाइड है ये भी, अभी भी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि कौन वुमन, सरिता है या सरला है या रश्मि है या राधा है, कुछ नहीं पता कहाँ रहती है, किस कलर की है, किस एज की है, अभी भी अनस्पेसिफाइड है, एन अनस्पेसिफाइड पर्सन। बट चूंकि एक ही को रिफर कर रहे हैं, बाकी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले गए, तो वो जो भी है उसके थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स हमें पता होंगे और इन्हीं थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स के आधार पर जो है उसको पार्शियली स्पेसिफिक कंसीडर किया जा सकता है, या पार्शियली स्पेसिफिक कंसीडर ना भी करे तो भी एनीवन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि एनीवन में तो कंफ्यूजन है बाकी के 49 से भी, लेकिन सम्मन में वो कंफ्यूजन हटा दिया तो एनीवन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। एन अनस्पेसिफाइड पर्सन विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, anyone in that room can help us, तो anyone के द्वारा मैं जो रिफर कर रहा हूं, ये सारे के सारे जो 50 पर्सन है इसमें, तो anyone के द्वारा मैं रिफर कर रहा हूं इन सभी को। ये भी हेल्प कर सकता है, ये भी हेल्प कर सकता है, ये भी सारे के सारे ही कर सकते हैं, किसी भी एक को बुला लो हेल्प कर देगा। तो एनीवन से जब मैं किसी पर्सन को रिफर करता हूं तो ये नहीं पता कि इसको कर रहा हूं या इसको कर रहा हूं। तो एनीवन जो है ना ज्यादा अनस्पेसिफिक है और सारे के सारे 50 लोग ही कंटेक्स्ट में आ जाते हैं। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि एनीवन रिफर करता है एन अनस्पेसिफाइड पर्सन को, एन अनस्पेसिफाइड पर्सन विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। भी जब एनीवन रिफर ही पता नहीं किसको कर रहा है, एनीवन से हमें पता ही नहीं हम किसको रिफर कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक होगा, तो क्या हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एट्रीब्यूट्स पता होंगे? नहीं पता होंगे। वहां तो पता चल गया था कि वुमेन है, तो वुमेन के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, उन 50 वहां जाएंगे रूम में और देख लेंगे कहाँ है, किस में है वो ऐसा एट्रीब्यूट, कौन दिखने में वुमेन जैसी है, पता लग जाएगा देखते ही। लेकिन यहाँ पर क्या बता सकोगे, वहां पर रूम में देखकर झांक कर ये बता सकोगे कि इनमें से कौन सा वाला है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है? एनीवन कैन हेल्प यू।
ठीक है, एन अनस्पेसिफाइड पर्सन विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि समवन को हम वहां यूज करते हैं जहां पर जिस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता हो, जिस पर्सन के एट्रीब्यूट्स हमें पता हो। अगर हमें पर्सन के एट्रीब्यूट्स नहीं पता, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, तो हमें एनीवन को प्रीफर करना चाहिए। ये कहना चाहता हूं मैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और इसी चीज को लेकर अगर आप अपने सेंटेंस पर देखोगे तो आपको यहाँ पर जो भी प्रोनाउन लगाना है उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है आगे। ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है, एक एडजेक्टिव क्लोज लिखी हुई है, और ये एडजेक्टिव क्लोज उसी पर्सन का स्पेसिफिकेशन तो है। स्पेसिफिकेशन ना भी कहें तो उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है। भाई ये कहा जा रहा है आपसे कि इस दुनिया में बहुत कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो है जो अभी अभी पैदा हुए हैं, एक वो है जिनके बाल सफेद हो गए, कमर झुकाकर चलते हैं, एक वो है जो अपने पैरों को कब्र में लटकाए पड़े हैं, एक वो है जो कि चाइल्ड नहीं है, नॉट चाइल्ड एनीमोर, एक वो है जो नॉट चाइल्ड एनीमोर, और येट टू एंटर एडल्टहुड, येट टू एंटर, एक कैटेगरी ये है। ठीक है, तो समवन से इस कैटेगरी को रिफर किया जा रहा है, समवन से इस कैटेगरी के एक पर्सन को रिफर किया जा रहा है। भाई आ यूथ सिंगुलर था, इसका कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर ले लिया, समवन, सॉरी। अ यूथ इज समवन हु इज नॉट ए चाइल्ड एनीमोर एंड इज येट टू एंटर अडल्टहुड। ठीक है, तो इस अ पर्सन से या समवन से इस एक कैटेगरी के एक पर्सन को रिफर किया जा रहा है। जो भी पर्सन इस कैटेगरी को मैच करेगा वो समवन है और वही यूथ है। ये कहा जा रहा है आपसे, समवन से इसको रिफर किया जा रहा है और इनको जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट कर दिया गया है, इनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। अगर इनके बारे में बात ही हो रही होती, अगर बहुत सारी कैटेगरी का रेफरेंस होता तो मैं एनीवन लगा देता, लेकिन मैं एनीवन लगाता तब जब मुझे ये एट्रीब्यूट्स पता ही नहीं होते। अगर मुझे एट्रीब्यूट्स पता हैं तो इसका मतलब मैं किसी एक पर आ चुका हूँ, किसी एक स्पेसिफिकेशन पर, किसी एक पार्शियली स्पेसिफिक पर्सन पर आ चुका हूँ, और उसके लिए मैं प्रीफर करूंगा समवन। तो यहाँ पर हो जाएगा 50वें का फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, दिमाग को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। प्रैक्टिस रूम में बैठकर, अपने क्लासरूम में, अपने घर में बैठकर ही दिमाग को इतना घुमा लो कि एग्जामिनर आपको घुमा ही ना सके। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।